कैद हुई दबंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम ने मुख्यमंत्रियों से देश में कोरोना वायरस की वजह से तेजी से बिगड़ रहे हालात और तैयारियों की बात की है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने सभी वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ये अब तक संभावना भी सबसे ज्यादा जताई जा चुकी है कि ये संक्रामक बहुत ज्यादा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का हालात का लगातार आकलन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि हम सभी को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जनता में पैनिक का माहौल ना बने। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। पीएम ने कहा कि आज भारत लगभग 92% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे चुका है। देश दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुका है। तो वहीं 10 दिन के अंदर ही भारत ने लगभग 3 करोड़ किशोरों का वैक्सीनेशन कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज ये हाई लेवल मीटिंग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये अहम बैठक की और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े पीएम मोदी ने देश में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा की है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने सभी वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है और यह अब तक जो संभावना से भी ज्यादा संक्रामक साबित हुआ है। हेल्थ एक्सपर्ट्स हालात का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह भी स्पष्ट है कि हम सभी को ज्यादा सतर्क रहना होगा, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जनता में पैनिक का माहौल ना बने। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। पीएम ने कहा कि आज भारत लगभग 92% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे चुका है। देश दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास है। तो वहीं 10 दिन के अंदर ही भारत ने करीब 3 करोड़ किशोरों का टीकाकरण भी कर दिया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 21 जनवरी को यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र में बांध बनाने के लिए एमओयू साइन किया है। यह एमओयू अभी साइन होना है। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया है कि बांध के बनने से सरस्वती नदी की पौराणिक धारा फिर से बहेगी। उन्होंने बताया कि 700 करोड़ का यह प्रोजेक्ट दोनों राज्यों की सीमा में बन रहा है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा हिमाचल का है और बांध का निर्माण हरियाणा की ओर से किया जाएगा। बांध के बनने से जहां सरस्वती नदी पहले बहती थी, दोबारा से उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहीं बारिश के दिनों में आने वाली बाढ़ से भी बचा जा सकेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो 21 तारीख को आदि बद्री में उनके आने का प्रोग्राम है, जिसमें उस दिन अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी, उन दोनों के बीच एमओयू साइन होना है एक डैम बनने के लिए, जिससे जो है ये सरस्वती नदी जो अपने पौराणिक जो है रूप में जो फिर से बहेगी। तो उस प्रोजेक्ट के लिए 21 तारीख को एमओयू दोनों प्रदेशों के बीच साइन होने का भी प्रोग्राम बन रहा है। देखिए, इसमें जो डैम की जो बात है, वो डैम जो करीबन बताया जा रहा है 700 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है और उसमें जो डैम क्योंकि दोनों प्रदेशों के बीच की बाउंड्री पे बन रहा है और जो एरिया इसमें डैम के अंदर आएगा वो ज़्यादातर हिमाचल का एरिया पड़ता है। तो वो जो कार्रवाई है वो हमारा जो इरिगेशन विभाग है उस कार्रवाई को पूरा कर रहा है और एमओयू साइन होने के बाद जी प्रोजेक्ट इसमें चालू होगा और जो इसमें आगे तैयारियां होनी है वो आगे समय पे जो है उसको समय समय पर लिया जाएगा। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की वात्सल्य वाटिका प्राथमिक पाठशाला में लोहड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले वात्सल्य वाटिका संस्थापक स्वामी हरिओम दास परिव्राजक ने
अग्नि प्रज्वलित कर उसमें मूंगफली, रेवड़ी, गजक से लोहड़ी की पूजा की अर्चना। इसके बाद संस्थापक स्वामी ने और विद्यालय प्रधानाचार्य ने सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। इस कार्यक्रम में लोहड़ी पूजन करने के साथ साथ सभी ने लोहड़ी लोकगीतों पर नृत्य और डांस भी किया। लोहड़ी पर्व पर सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। दे विचाले सजदी दादी रानी वंडेक्षी दे विच लगदा कर कर वंडा। कुरुक्षेत्र में लोहड़ी के मौके पर कोरोना और महंगाई का असर देखने को मिला। लोग सामान खरीदने के लिए बाजार में तो पहुंचे, लेकिन रौनक कम दिखी। लेकिन जो लोग पहुंच रहे थे वो भी कोविड नियमों की अवहेलना करते दिखाई पड़े। बाबूजी मैं सब ऐसे ही अंडा मंडा कस्टमर आ रहे जा रहे बस। पिछले साल से मूंगफली महंगी है बहुत, ऐसे ही एक रात आते हैं कम भीड़ हो रही है। पिछले साल बहुत भीड़ थी, इस बार तो कम है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पंजाब के साथ लगते हरियाणा के सिरसा बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया है ताकि कोई शरारती तत्व पंजाब में दाखिल ना हो पाए, चुनावी माहौल को ना बिगाड़ पाए। पुलिस गाड़ियों की सही से तलाशी ली जा रही है, यानी कि पुलिस गाड़ियों की सही से तलाशी ले रही है। और इस बीच हमारे संवाददाता विजय कुमार ने भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। पंजाब में अगले महीने विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में पंजाब पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह से पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट दिखाई दे रही है। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा और पंजाब के बॉर्डर पर, जहां तस्वीरों में साफ तौर पर दिखते हैं कि अर्धसैनिक बलों के यहां जवान तैनात किए गए हैं ताकि हरियाणा से पंजाब जाने वाले जो वाहन हैं उनकी गहनता से जांच की जाए। तो साफ तौर पर पंजाब पुलिस के यहाँ जवान भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ ड्यूटी पर जुटे हुए हैं और हरियाणा पंजाब बॉर्डर के जो नज़दीक जो व्हीकल आ रहे हैं उनकी गहनता से जांच कर रहे हैं। तो जैसे कल मानसा के एसपी और सिरसा के एसपी की मुलाकात भी हुई थी, तो दोनों जो जिलों के पुलिस अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि पंजाब में विधानसभा चुनावों को पूरी पारदर्शिता से करवाने के लिए पुलिस की ड्यूटी यहां लगाई गई है। तो साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आप देखते हैं कि पंजाब पुलिस के जवान पंजाब की ओर जाने वाले वाहनों की गाड़ियों को रोक कर बाकायदा उनकी चेकिंग कर रहे हैं। उनके जो रिकॉर्ड है वो एक रजिस्टर में मेंटेन भी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पंजाब पुलिस के जवान पूरी जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर रहे हैं रजिस्टर के जरिए, ताकि कोई भी अगर व्हीकल पंजाब में जाता है तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो मौके पर ही तुरंत कार्रवाई की जा सके। पंजाब पुलिस को आशंका है कि चुनावों के मद्देनजर कोई ड्रग्स या अवैध शराब या पैसा जो है हरियाणा के जरिए पंजाब में भेजा जा सकता है, तो जिसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पंजाब पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से हर व्हीकल की गहनता से जांच कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के जवान से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, किस प्रकार के सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए ने? ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਸਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਇੱਧਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਾਕਾ ਗਾ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕਾ ਗਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? 6 ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ? 4 ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਦੇ, 2 ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, 4 ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਇੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
तो साफ तौर पर पंजाब पुलिस के जवान का कहना है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं और पंजाब में जो हरियाणा के जो रास्ते हैं वहां से जो वाहन जा रहे हैं उनकी गहनता से जांच की जा रही है और उनकी गाड़ी के नंबर और ड्राइवर का जो मोबाइल नंबर है वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो पंजाब पुलिस के अधिकारी मौके पर ही कार्रवाई कर सकें और पंजाब में जो विधानसभा चुनाव है उसमें कोई गड़बड़ी न कर सकें। हर खबर हरियाणा, सिरसा से विजय माथुर। प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे गुरुग्राम, सोनीपत और हिसार में लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम के पटौदी वार्ड नंबर नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर करीब 16,000 रुपए की नकदी लूटी और तीनों ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, सोनीपत और हिसार की तस्वीरें आपके लिए काफी हैं बताने के लिए कि किस तरीके से प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वो जब चाहे जैसे चाहे वारदात को अंजाम देकर बड़े आसानी से फरार भी हो जाते हैं। फतेहाबाद के टोहाना के गांव डांगरा में किसी बात को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डांगरा गांव में किसी बात को लेके आपस में झगड़ा हुआ था कल शाम को और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और जो पोस्टमार्टम करवा के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम करवा के जो आगामी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। चंडीगढ़ से रतिया पहुंची स्टेट क्राइम ब्रांच टीम ने होटल और ढाबे खंगाले, संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेज भी जांचे, मंदबुद्धि व्यक्ति को परिजनों के हवाले किया। साथ ही जिनके पास दस्तावेज नहीं थे उन लोगों और दुकान मालिकों को जिला मुख्यालय में पेश होने को कहा। वहीं टीम इंचार्ज महेंद्र सिंह ने बताया है कि स्टेट क्राइम ब्रांच के डीजीपी और एसपी के आदेश पर यह चेकिंग की गई। बच्चों की तलाश के बारे में हमारी टीम गठित की गई है और हमारी टीम जैसे गुमशुदा है या मंदबुद्धि है या दूसरी स्टेट से कई बार कोई बच्चा मिसिंग हो गया, उन पर्सनों को, व्यक्तियों को के उनके परिवार तक हवाले करने का कार्य हमारी टीम द्वारा किया जाता है। और अब खबर पानीपत से है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि समारखा निवासी व्यापारी राजकुमार की कुछ दिन पहले आरोपी ने लूट करने के बाद हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, मामले की जांच जारी रखी और 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी दीपक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साथ ही पुलिस ने दीपक का पता बताने पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। के दौरान हत्या हो गई थी पिछले हफ्ते, तो उसमें हमने 3 आरोपियों को पकड़ने में हमें सफलता मिली है और चौथा आरोपी फरार है। कुल मिला के 4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। CIA 1 की टीम और डीएसपी समानता प्रदीप के नेतृत्व में ये केस को क्रैक करने में सफलता मिली। करते हुए उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, जैसा कैथल में ग्रामीण आजीविका मिशन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 कर्मचारियों के सेवा विस्तार पर रोक लगा दी। जानकारी के मुताबिक जिला परिषद के अधिकारी सुरेश राविश ने बताया है कि कैथल के तत्कालीन एडीसी सतबीर कुंडू के जांच करने पर 4 कर्मचारी दोषी पाए गए, जिनके विस्तार पर विभाग ने अब रोक लगा दी है।
RL स्कीम के तहत जो जांच ADC साहब द्वारा की गई थी उसमें 4 कर्मचारी अधिकारियों को दोषी पाया गया था। इसके अलावा कुछ पदाधिकारी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के दोषी पाए गए थे और उस पर DC साहब ने अनुशंसा अपनी हमारी CEO पंचकुला जो बैठते हैं उनको वो भेजी थी, जिसमें उनको बर्खास्त करने के लिए नौकरी से और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। सर, किस तरह की शिकायत थी, किस तरह की घोटालेबाजी पाई गई? देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं जो कि अपना स्वरोजगार का कार्य करते हैं। उसमें पदाधिकारी होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं और साथ में हमारे ब्लॉक लेवल पे BPM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DPM होते हैं। तो ये सभी तालमेल के साथ काम करते हैं। लेकिन पीछे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई मुख्यतः C1 ब्लॉक की कि इसमें इस प्रकार के कार्य हुए हैं, लेन देन हुई है जिनका ठीक प्रकार से लेन देन नहीं किया गया है। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष सचिव जो हैं उस समय पर बदलने थे, वो बदले नहीं गए। सिरसा में बुजुर्ग ने नागरिक अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया है। वहीं बुढ़ापा पेंशन के आवेदन के लिए डॉक्टरी जांच की शर्त अनिवार्य की गई थी, जिसे पूरा करने के लिए सिरसा जिले के विभिन्न गांव से बुजुर्ग अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने कोविड का हवाला देते हुए जांच करने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिसकर्मी बुजुर्ग को मनाने के लिए मौके पर पहुंचे। डॉक्टर से भी कुछ बुजुर्गों की बात करवाई, लेकिन बुजुर्ग वापस जाने को तैयार नहीं हुए। सरकार ने आदेश कर रखे है कि जिसका मेडिकल होगा उसकी पेंशन लगेगी, लेकिन 3 बार आ चुके हैं। कोई डबाड़ी से चल के आ रहा है, कोई अल्लावा से चल के आ रहा है और सवेरे 7 बजे से यहाँ लाइन लग जाती है। लेकिन आज मैंने देखा कई साथियों ने फोन किया कि हमारी परेशानी हो रही है। 2-4 साथी थे हमारे बूढ़े, हम लेके आए उनको, गाड़ी से किराया भर के आते हैं। तो आज तक 3 टाइम हो गया, टाइम देते हुए आज डॉक्टरों ने कह दिया कि आज हम आपका मेडिकल नहीं लेंगे। 2 घंटे पहले पर्ची कट रही थी, उसके बाद इन्होंने पर्चियां बंद कर दी। अब बुड्ढों कह दिया आप घर जाओ अपने आप। हरियाणा सरकार बुड्ढों के साथ। तो आज लोहड़ी का त्योहार है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी प्रदेशवासियों को लोहड़ी के पर्व की बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी खुद आज लोहड़ी मनाई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहे और उसकी ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से कोरोना नियमों का पालन करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से CM आवास पर ये लोहड़ी मनाई गई। तो चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर CM आवास पर किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लोहड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। और हर खबर हरियाणा पर, हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और CM आवास पर बड़े ही धूमधाम से ये लोहड़ी का जो पर्व है वो मनाया गया। हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इसकी हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ CM आवास की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। पलवल के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में शिकायतों के आधार पर आरोपी अज्ञात चालकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच अधिकारी ने बताया है कि पहला हादसा KMP पर रतीपुर फ्लाईओवर के पास हुआ। कैंटर चालक का कैंटर पंचर हो गया। जब वो अपने कैंटर से नीचे उतरकर अपने साथी कैंटर चालक के पास जा रहा था, तभी मानेसर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने उसे टक्कर मार दी। दूसरा मामला गांव अटूहा का है, जहां पैदल सड़क पार कर रहे युवक को कार ने टक्कर मार दी और दोनों हादसों में लोगों की मौत हो गई।
संजय नामक आदमी लड़का है, उम्र करीब 28 साल, जिसको गाड़ी ने सीधी टक्कर मारी है। वह एक एक्सीडेंट रात को KMP पर हुआ था, रतीपुर फ्लाईओवर के पास, जिसमें रामकिशोर ड्राइवर की मौत हो चुकी है। भिवानी को मिनी क्यूबा का नाम दिया जाता है और मिनी क्यूबा के नाम से उसको जाना जाता है। इससे आहत खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने अब अपनी आवाज को बुलंद किया है। खिलाड़ियों ने केंद्रीय खेल मंत्री से मांग की है कि 100 से घटाकर 50 की गई सीटों को फिर से बढ़ाकर 110 किया जाए। सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर युवा कल्याण संगठन ने केंद्रीय मंत्री के नाम साई हॉस्टल के प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। पहले यहाँ 7 फैकल्टी होती थी, 7 फैकल्टी में जिसमें जिम्नास्टिक भी थी और कबड्डी भी थी और हॉकी भी थी, उनको सारे को कम कर दिया गया है। अब ये 3 फैकल्टी यहाँ है। डे बोर्डिंग में भी पिछली बार कबड्डी का भी किया था और दूसरे गेम में गया था, वो भी हटा दिया सरकार ने। आज पहले 110 सीट जैसे कोच साहब ने बताया है, उसको घटा के 80 किया, 80 से घटाकर 50 कर दिया। तो मैं मानता हूँ जो बाहर इसको भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है और हिंदुस्तान में पहला जिला ऐसा भिवानी है जिसमें सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्डी है। पूरे हिंदुस्तान में पहला जिला ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्डी है। उसके बावजूद भी सीटें घटाना, मैं मानता हूँ ये सरकार की खेल के प्रति, एक तो कहती है हमने खेल नीति बहुत अच्छी बना दी, दूसरी तरफ खेल की नीतियों में जैसे गिरावट करती जा रही है। भिवानी के लड़के और लड़कियां हर गेम में अव्वल रहते हैं, तो इसमें बढ़ाना तो चाहिए, बढ़ाने के बजाय घटा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमने आज ये ज्ञापन दिया है। और अब बात करेंगे झज्जर की, जहां सब जूनियर वर्ग के पहलवान ने सीनियर पहलवानों को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। आपको बता दें कि मांडोठी गांव के पहलवान सुमित ने पहली ओपन रैंकिंग सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। 60 किलो भार वर्ग का पहलवान सुमित हिंद केसरी सोनी पहलवान अखाड़े में अर्जुन अवार्डी कोच धर्मेंद्र का शिष्य है और उन्हीं से कुश्ती के गुर सीखे। वहीं कोच धर्मेंद्र ने कहा है कि भारतीय कुश्ती संघ ने पहली बार रैंकिंग प्रतियोगिता करवाई है और इस प्रतियोगिता में नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता से ज्यादा पहलवानों ने भाग लिया है। मेडल जीतने के लिए एक एक पहलवान को 6 से 7 कुश्तियां जीतनी पड़ती हैं। ये जो फर्स्ट ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट था जो हमारे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पहली बार कराया है, ये इसलिए कराया गया है जैसे नेशनल में हमारे पूरे पहलवान लड़ नहीं पाते थे, तो ये हरियाणा से थे और कहीं से थे। इसमें 50-60 एक वजन में थे हर वेट में, और उनमें हमारे पहलवानों ने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीता है। 60 किलो में सुमित ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसने पिछले इसी साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था सब जूनियर में, और अब सब जूनियर से सीधा सीनियर में गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है, जो इसकी मेहनत को दर्शाता है। और 130 किलो में साहिल ने सिल्वर मेडल जीता है। ये आर्मी में नौकरी करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पहलवानों का आगे इन्होंने जीता है। 82 में 82 किलो में योगेश ने सिल्वर मेडल जीता है। पानीपत के अर्जुन नगर में शॉर्ट सर्किट होने से सुबह एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। साथ ही फैक्ट्री में सर्किट के कारण पहले से मशीनों में आग लगी, यानी कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। इसके बाद धीरे धीरे ये आग रुई और धागे में लग गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड माल भी आग की चपेट में आने से जलकर राख हो चुका है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड ने वहां मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया। मालिक ने बताया है कि मशीनों में शॉर्ट सर्किट होने से यह आग लगी है, जिससे करीब 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
पानीपत के जाटर रोड पर उस वक्त लोगों ने हंगामा कर दिया जब उन्हें मंदिर को ढाने की सूचना नोटिस के जरिए मिली। जैसे ही जेसीबी पहुंची वैसे ही लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन मंदिर नहीं तोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि मंदिर नहरी विभाग की जमीन पर बनाया गया। जब लोगों ने हंगामा किया तो कांग्रेस के पूर्व पार्षद सुनील वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं का कहना है कि पहले अवैध निर्माण को हटाया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।